क्लास 11th। आज आपका जीव विज्ञान का पहले चैप्टर का पहला क्लास है और पहला चैप्टर है हमारा सजीव जगत। आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि सजीव क्या है। ठीक है, सजीव क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि कक्षा 5 से ही आप पढ़ते आते हैं सजीव वस्तुएं एवं निर्जीव वस्तुएं। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं कि आप जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके कुछ गुण होते हैं और उन्हीं गुण के आधार पर उनको हम सजीव और निर्जीव कह सकते हैं। तो पहले आइए हम जानते हैं कि सजीव क्या है। सजीव शब्द देखिए, सजीव शब्द अगर सजीव को अलग किया जाए तो शब्दों में तो सह जीव बनेगा। सह माने होता है साथ और जीव माने जीवन या प्राण। ठीक है, यानी ऐसी वस्तुएं जो जीवन या प्राण के साथ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सजीव वस्तुएं। ठीक, आइए हम जानने की बात करते हैं। जैसे कोई भी सजीव वस्तुएं हैं तो उन प्रत्येक सजीव वस्तुओं में कुछ प्रमुख क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन करना, पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना। ये सारी चीजें या ये सभी क्रियाएं उस जीवधारी के अंदर होता है, चाहे वह जंतु हो, चाहे वह पौधा हो, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद बात करते हैं सजीव वस्तुएं एवं निर्जीव वस्तुएं। यानी सजीव वस्तुएं हमने देखा कि क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे निर्जीव वस्तुओं की। तो सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर निर्जीव का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें हमारा जो बनता है नियम धनजीव बनता है। नियम माने होता है रहित और जीव माने जीवन, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है या जो जीवन रहित होती हैं उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं में न ही पाचन होगा, न ही पोषण होगा, न ही श्वसन होगा, न ही उनमें वृद्धि और विकास होगी। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं जिनमें नहीं पाया जाएंगी वो निर्जीव होगा और जिनमें पाए जाएंगे वो सजीव होगा। ठीक, आइए इसके बाद हम देखते हैं कि सजीवों के क्या क्या गुण हैं या क्या लक्षण है। तो आप सबसे पहले देखिए, सजीव पोषण करता है। पोषण को सुन रहे हैं, खाता पीता है। दूसरा है सजीवों में पाचन होता है, और खाएगा पिएगा तो उसका पाचन होना जरूरी है। सजीवों में श्वसन होता है, यानी उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ऑक्सीजन वो वातावरण से लेगा ही। ठीक, और ग्लूकोज की ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसको ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। अब हमारा है उत्सर्जन। उत्सर्जन की क्रिया भी जरूरी है, क्योंकि यदि वो उत्सर्जन की क्रिया नहीं करेगा तो उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे, जिससे उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और वह व्यक्ति क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, आगे संवेदना होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी में, अर्थात यदि वो सजीव है तो उसके पास चेतना होती है। ठीक है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क है तो चेतना होगी ही। या उसके पास ये देख लें, अगर नर्वस सिस्टम है अर्थात तंत्रिका तंत्र है, उसमें तंत्रिकाएं हैं तो संवेदना जरूर होगी। ठीक है, अब वृद्धि एवं विकास की बात करें। आप सभी लोग देखें जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं वह समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करती रहती हैं। तो ये वृद्धि एवं विकास है। ठीक, आइए हम इन सबके बारे में एक एक करके थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला हमारा पोषण है। अब पोषण क्या होता है,
तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पोषण की यदि परिभाषा देखा जाए तो एक सिंपल परिभाषा हम लोग बना सकते हैं कि अपने शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए एवं ऊर्जा पूर्ति के लिए वातावरण से पदार्थों को भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण। पोषण अत्यंत आवश्यक है। पोषण के द्वारा ही हमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीवधारी चाहे जो कुछ भी खाए भोजन में, उसको मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज एवं जल की आवश्यकता होती है। खनिज का मतलब समझ रहे हैं? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी जो आयन्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इनकी आवश्यकता की पूर्ति करना पोषण कहलाता है। अब ये पूर्ति होगा कैसे? हम बहुत वस्तुएं जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, दूध हो गए, मांस हो गया, अनाज हो गया, दलहनी फसलें हो गई, तैलीय फसलें हो गई, इन सारी चीज़ों को खाते हैं। क्यों खाते हैं? इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, यदि देखते हैं किसी व्यक्ति में किसी पोषक तत्व जैसे मान लीजिए प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उस व्यक्ति का जो शरीर है वह विकास ही नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन की कमी है और प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों को ग्रो कराने में मदद करता है, जिससे हमारा शरीर मोटा हो जाता है और अच्छा देखने में सुंदर लगता है। और आप समझ सकते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से उस रोग होने वाले रोग को क्वांसर को रोग करते हैं। और इसके बाद यदि किसी व्यक्ति में विटामिन की कमी हो जाती है तो उसमें नाना प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी है तो वह विटामिन ए की कमी के कारण उसे रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो यही सब रोगों से बचने के लिए अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमें खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध हैं, उनको खाने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं पोषण पाचन के बारे में। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो भी चीज़ खाते हैं तो खाने से कुछ नहीं होता है, खाने के तत्पश्चात उससे हमारे पोषक तत्वों का निकलना भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि पोषक तत्व बाहर उससे नहीं निकलेंगे तो हमारा खाना व्यर्थ है। ठीक है, इसलिए उस खाने की वस्तुओं से पोषक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पाचन करते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े, जटिल, ठोस, अघुलनशील एवं कार्बनिक भोज्य पदार्थों को छोटे, सरल, तरल, अकार्बनिक एवं घुलनशील रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, आइए इसके बाद हम अब जानते हैं कि हमारा श्वसन क्या है। देखिए, श्वसन की जो प्रक्रिया है यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, कुछ केमिकल एक्टिविटी भी होती है, इसलिए इसे उपापचयी प्रक्रिया भी कहते हैं। श्वसन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है बाह्य श्वसन, दूसरा होता है अंतर श्वसन। यदि हम बाह्य श्वसन की बात करें तो उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं और अंतर श्वसन की बात करें तो उसको हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया में क्या होता है कि हम वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है और वहां कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होना ही श्वसन कहलाता है। ठीक,
आइए उसके पश्चात हम आते हैं उत्सर्जन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए उत्सर्जन क्या है। हमने पोषण किया, पोषण करने के बाद उसका पाचन किया, पाचन करने के बाद अब देखिए जब कोई भी चीज पच जाता है तो पचने के बाद उसमें अवशोषण होता है। अवशोषण ये होता है कि जितने भी उसमें पोषक तत्व होते हैं उनका रसायनों द्वारा क्या होता है, अवशोषण कर लिया जाता है। उसके साथ ही अब हमारी जो बॉडी है वह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो कि ठोस रूप में होते हैं तो उन्हें हम बहिक्षेपण की क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं, और जो तरल के रूप में होते हैं या आयंस के रूप में होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं कि उन्हें मूत्र विसर्जन या फिर कह सकते हैं कि हम उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे बॉडी में रक्त का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। जब रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, तो उससे हमारे शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ जिसको हम यूरिया कहते हैं, जनरली मानव शरीर की बात हो रहा है, और में अमोनिया होता है, अमीनो अम्ल होता है, और में हमारा यूरिक एसिड होता है। मतलब अनेक जीवधारियों में अनेक प्रकार के नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए पॉइजन का काम करते हैं। तो उन्हीं मटेरियल्स को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना यानी आउट ऑफ बॉडी करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, उत्सर्जन में हमारी किडनी के सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। आइए उसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन में कोई मानव से और जीवधारी के बीच में की जंतुओं के, वही उत्सर्जन की प्रक्रिया हमारा पौधों में भी होता है। तो पौधे में जो उत्सर्जन की क्रिया है वह दो विधि द्वारा होता है। एक हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है और दूसरा बिंदु श्रावण होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पौधे हैं वे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, तथा जो बिंदु श्रावण है, बिंदु श्रावण में पौधे जल को एवं अपशिष्ट पदार्थों को बूंद के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक, आइए हम इसके बाद चलते संवेदना विवरण में एवं समझना में। तो जैसा कि संवेदना हमने जैसे बताया कि अवचेतना क्या है या संवेदना क्या है, तो बाह्य वातावरण, ठीक है, बाह्य वातावरण या वातावरण की बाह्य क्रियाओं का अनुभव करना ही, ठीक है, संवेदना कहलाता है। जैसे हम कहते हैं मौसम चेंज होता है, ठंडी लगने लगती है तो हमको संवेदना उत्पन्न होती है कि हमको ठंड लग रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी हमको एक संवेदना या सूचना आती है कि गर्मी लग रहा है। तो इसी चीज को हम संवेदना कहते हैं। ठीक, और इसी संवेदना के आधार पर अपने आप को, ठीक है, वातावरण के अनुसार चेंज करने का प्रक्रिया नियंत्रण कहलाता है। कि हम अपनी सूचनाओं के आधार पर अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज होता है हमारा क्या, नियंत्रण। तो इसे हम क्या कहेंगे, संवेदना, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, आगे हम आइए वृद्धि एवं विकास की बात करते हैं। देखिए वृद्धि एवं विकास दो चीजें होती हैं। वृद्धि देखिए तो सीमित समय के लिए होता है और विकास जीवन पर्यंत होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, अगर मानव की लंबाई की वृद्धि की बात करें तो मानव में लंबाई की वृद्धि 18 वर्ष तक होती है। मगर अगर उसके शारीरिक विकास की बात करें तो उसका शारीरिक विकास जीवन पर्यंत होता है। उसके मानसिक विकास की बात करें तो उसका मानसिक विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शरीर की आकृति, आकार, संरचना, जंतुओं में इत्यादि में परिवर्तन होना, साथ ही साथ पौधों में तने की मोटाई, डालियों का विकास, शाखाओं का विकास, अर्थात उनकी संख्या बढ़ना, उनका मोटाना, उनका अत्यधिक ग्रो करना, फैलना, ये जो गुण होते हैं इनमें परिवर्तन लाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, वृद्धि और विकास। ठीक है,
अगला हमारा जो बचा है हमारा परिसंचरण, जीवों सजीवों में परिसंचरण। तो परिसंचरण की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि पाचन के बाद अवशोषण की क्रिया होती है और अवशोषण के बाद उसे हमारा रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये जंतुओं में परिसंचरण की बात है। अगर वहीं हम पौधों में परिसंचरण की बात करते हैं तो पौधों में जो है परिसंचरण के लिए एक विशेष प्रकार का संवहन ऊतक होता है जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। जो जाइलम होता है वह जल एवं खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा जो फ्लोएम होता है वह पौधों में बने भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सो ठीक, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। सो तब तक के लिए धन्यवाद।